नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट अनामिका। हमारे किसान कड़ी मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं और आपके इस मेहनत को और सफल और सरल बनाने के लिए हम हर रोज़ आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ा आपका प्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन लेकर आते हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के पहले सेगमेंट की ओर और दिखाते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास खबरें खेती में। G9 प्रजाति के केले की खेती के लिए किसानों को मिलेगा 50% तक का अनुदान। रावे कार्यक्रम के तहत हाजीपुर कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि छात्रों का व्यवहारिक प्रशिक्षण हुआ शुरू। समेकित कृषि अपनाकर ठाकुर पंचा नारायण सिंह ने अपने जिले में बनाई एक अलग पहचान। राज्य के किसानों को G9 टिश्यू कल्चर केले की खेती के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। बागवानी मिशन के तहत सरकार द्वारा कुल 50% तक का अनुदान मुहैया कराया जा रहा है। इस प्रजाति का केला लैब में तैयार किया जाता है। इसके पौधे छोटे और मजबूत होते हैं, जिस कारण आंधी तूफान में टूटकर नष्ट होने की संभावना बहुत कम होती है। इसके अलावा केले की दूसरी प्रजाति जहां 14 से 15 महीने में तैयार होती है, वहीं G9 प्रजाति का केला 9 से 10 महीने में तैयार हो जाता है। किसान भाई अधिकतम 10 एकड़ में न्यूनतम आधा एकड़ में इस प्रजाति के केले की खेती कर योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार के द्वारा बागवानी मिशन के तहत में G9 केला को खेती को बढ़ावा देने के लिए ये उत्पादन अभी लिया जा रहा है और किसानों को सब्सिडी पर केला का जो है पौधा उपलब्ध कराया जाए। ये जो प्रभेद है G9 बहुत ही उच्च प्रभेद है, जो टिश्यू कल्चर केला होता है और ये रोग मुक्त होता है और इसकी उत्पादन क्षमता और क्वालिटी वाइज भी ये काफ़ी अच्छा है। कोई भी किताबी ज्ञान तब तक पूरा नहीं माना जाता है जब तक उसके व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति ना की जाए। यही वजह है कि कृषि वैज्ञानिकों को कृषि से जुड़ी सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी दी जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र हाजीपुर वैशाली में इन दिनों राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को रावे कार्यक्रम के तहत कृषि का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 45 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों विशेषज्ञों द्वारा कृषि से जुड़े तमाम आयामों की व्यवहारिक जानकारी छात्रों को दी जा रही है। इसमें बीजों की दवाई से लेकर कृषि उत्पाद तैयार होने और उन उत्पादों के विभिन्न तरह के व्यावसायिक उपयोग और वेस्ट मटेरियल के व्यावसायिक उपयोग की जानकारी भी शामिल की गई है। कृषि के विभिन्न सिद्धांतों को किताबों के माध्यम से ग्रहण करने के बाद अब उसे व्यवहारिक रूप से जमीन पर उतारते देख कृषि छात्र खुश नजर आ रहे हैं। किसानों के लिए बटेर पालन आय का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। बटेर पालन करके किसान कम खर्च में अधिक लाभ पा सकते हैं, लेकिन बटेर पालन के दौरान छोटे किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या हैचिंग मशीन की आती है। इंक्यूबेटर एक ऐसी मशीन है जिसमें बटेर के अंडे को 15 दिनों तक रखने पर इससे चूजे बाहर निकल आते हैं। शिमला मिर्च की खेती एक ऐसा व्यवसाय है जिससे किसान भाई 2 या 4 महीने में ही अच्छा लाभ कमा सकता है। शिमला मिर्च की खेती करने में जलवायु एवं मांग तो अच्छी है ही, साथ ही इससे कम पूंजी की आवश्यकता भी होती है। शिमला मिर्च की उन्नत किस्मों में अर्का गौरव, अर्का मोहिनी, ऐश्वर्या, अलंकार, हरी रानी एवं पूषा दीप्ति। सफलता की आज की कड़ी में आपको मिलवाते हैं वैशाली जिले के प्रगतिशील किसान ठाकुर पंचा नारायण सिंह से। ठाकुर पंचा नारायण सिंह समेकित प्रणाली द्वारा खेती करते हैं। परंपरागत तरीके से इतर अब किसान मौसम और बाजार की मांग के अनुरूप खेती करने को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इस लिहाज से सब्जियों की खेती में किसान को ज्यादा
फायदा दिख रहा है। वैशाली जिले के ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान है ठाकुर पंचा नारायण सिंह, जो फिलहाल 2 बीघे में लाल गुलाब आलू की खेती कर रहे हैं और बाजार में ज्यादा मांग होने के कारण इन्हें मुनाफे भी काफी नजर आ रहा है। मैं अभी 10 कट्ठा में आलू रोप रहा हूँ, जो कि यह लाल गुलाब आलू है। लाल गुलाब आलू कट्ठा में 12 मन 13 मन का कट्ठा हो जाता है, जो कि मैं खुद करता हूँ। मैं नहीं सक पाता हूँ तो कुछ आदमी भी रखता हूँ। इस आलू के बाद इसी में 2 दिन के बाद मकई भी रोप दूंगा। 10 कट्ठा में गोभी भी रोपूंगा। ये जो आलू की खेती है जैविक से हम तैयार करते हैं। अपना गाय का गोबर है, जैविक है, खाद है, ये तोरी की खल्ली है। इसके अलावा पंचा नारायण गाय पालन और मशरूम की खेती भी करते हैं। इन सब से इन्हें सालाना तकरीबन 6 लाख से अधिक आमदनी प्राप्त होता है। पंचा नारायण बताते हैं कि इन्हें किसान सम्मान योजना का भी लाभ मिल रहा है, जिसके लिए भारत सरकार का काफी शुक्रिया भी अदा करते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के अंटा घाट पर और जानते हैं ताजा सब्जियों के भाव। बैगन 1600 रुपए प्रति क्विंटल, मटर 2200 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर 1600 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के ताजा मिजाज पर। राजधानी पटना सहित शीतलहर के चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान तेजी से गिरेगा और कनकनी भी काफी बढ़ेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 25 से 11 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। समय पर बोई जाने वाली सरसों की फसल में निराई और सिंचाई की सलाह दी जाती है। 2 सप्ताह तक तापमान कम रहने पर सफेद रतुआ का संक्रमण शुरू हो सकता है, इसलिए किसानों को पौधों की पत्तियों पर निगरानी रखने की सलाह दी जाती है। अभी आपने कृषि जगत में क्या कुछ चल रहा है जाना। वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का। कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत होती है पौष्टिक आहार की, और दालें प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है। यह सिर्फ स्वास्थ्य के लिहाज से ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसकी सफल खेती कर किसान अच्छी आमदनी भी कमाते हैं। आइए अपनी विशेषज्ञ श्री प्रिया दास से जानते हैं दलहनी फसलों के वैज्ञानिक खेती के तौर तरीकों के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हर समय नई जानकारियां देने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में हम बिहार के हर जिलों में भ्रमण किया करते हैं। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम वैशाली में हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में वैशाली में हैं, और आज का जो हमारा विषय है वह है दलहनी फसलों की वैज्ञानिक खेती के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, दलहनी फसलों की वैज्ञानिक खेती का महत्व क्या है और इसको करने से आप किस तरह से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रिया दास, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं फसल उत्पादन में, कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली में। मैम, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जो दलहन की जो वैज्ञानिक खेती है उसका महत्व क्या है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को आप जानकारी दें।
दलहनी फसलों की वैज्ञानिक खेती से हम यही समझते हैं कि किस तरह से हम सही सीड रेट यानी कितनी बीज की मात्रा हम इस्तेमाल करें तथा कितना खाद दें और किस तरह से दलहनी फसलों को हम लगाएं, उसमें किस तरह से सिंचाई करें, उसमें किस तरह से खाद डालें और बाकी जो भी रिसोर्सेज हमें दलहनी फसलों में ज़रूरत है उसे डालें ताकि उसका जो उत्पादन हो वो काफ़ी ज़्यादा हो। इसे ही हम वैज्ञानिक खेती समझते हैं। दलहनी फसलें हमारे बिहार में या हमारे पूरे भारत देश में इसका डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन किसानों के बीच ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। किसान भाई हमारे बहुत ज़्यादा दलहनी फसलों का कल्टीवेशन नहीं करना चाहते हैं। इसके कई सारे कारण हैं, जिसमें से नीलगाय या घोरपरास भी एक कारण है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक तरीके से दलहनी फसलों की खेती करते हैं और इसका उपज जो है वो अगर हमें पोटेंशियल मात्रा में मिलता है तो इससे किसान भाई बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले हमें अपने खेत की जुताई अच्छी तरह से कर लेनी पड़ेगी और उसके बाद हमें कई सारे सावधानियां बरकरार करनी है। इसी संदर्भ में जो अगला सवाल है वह यह है कि आम तौर पर हम ये देखते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो खास तौर से छोटे किसान हैं, वो दलहनी फसलों को धान की कटाई करने के बाद जब दलहनी फसलों को बोने की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो क्या करते हैं कि पैरा कर देते हैं या मतलब जो भी धान कटाई के बाद सीधे खेत में डाल देते हैं। तो जो दलहनी फसलों की उगाने की विधि है तो वो किस विधि से करें ताकि उनको ज़्यादा पैदावार प्राप्त हो सके? ये काफ़ी अच्छा सवाल किया है आपने और बिल्कुल सही कहा है कि हमारे बिहार राज्य में जो किसान भाई है ज़्यादातर पायरा में हमें दलहनी फसलें करते हैं, लेकिन हमें दलहनी फसलों के ऊपर उसी तरह जोर देना चाहिए जैसे कि हम अपने धान या गेहूं पर देते हैं। सबसे पहले तो दलहनी फसलों के बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम दलहनी फसलों के बीज का उपचार ना करें तो बाद में इसमें कई तरह के रोग या कीट का आक्रमण होता है जिससे कि किसानों को बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है। इसलिए हमें इसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है। इसके उपचार के लिए हमें सबसे पहले कार्बेंडाजिम, कैप्टन या थायरम का व्यवहार करना चाहिए, जिसका कि 1 से 2 ग्राम प्रति किलो बीज के दौर पर इसका ट्रीट करना चाहिए बीज को। इसके बाद हमें किसी भी तरह की कीटनाशक जैसे क्लोरपाइरीफॉस 8 मिलीलीटर प्रति केजी बीज के लिए हमें इसका उपचार करना चाहिए। उसके बाद हमें राइजोबियम देना चाहिए। अब राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो दलहनी फसलों के जड़ में अपना घर बसाती है और नोड्यूल तैयार करती है। उसके बाद जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन गैस उड़ रहा है उसे अपने अंदर समा के इसे जो है मिट्टी में इसको फिक्स कर देती है। तो इसी राइजोबियम बैक्टीरिया जो है इसका विभिन्न स्पीसीज होते हैं जो विभिन्न तरह के दलहनी फसलों में काम करते हैं। तो जिस दलहनी फसलों में जिस राइजोबियम स्पीसीज की ज़रूरत है उसी राइजोबियम स्पीसीज का पाउडर हमें उसमें मिक्स करना चाहिए। इसके लिए 1 पैकेट राइजोबियम पाउडर जिसमें कि 200 से 250 ग्राम होते हैं, उस 1 पैकेट से हमें 10 केजी बीज का उपचार करना चाहिए। एक बार उस बीज का उपचार कर ले तो उसे हमें छायेदार जगह पर सुखाना है और उसी दिन उस बीज की बुआई करनी है। इस बात का ध्यान रखें कि एक बार राइजोबियम से उपचार करने के बाद बीज को आप धूप में ना सुखाएं, क्योंकि इससे राइजोबियम बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो बीज के उपचार करने के बाद आप उसको खेत में बुआई करें। वैसे तो छिटकाव पद्धति से बहुत सारे दलहनी फसलों की बुआई होती है, लेकिन अगर आप लाइन सोइंग करते हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी फायदे मिल सकते हैं। कि सबसे ज़्यादा कीट व्याधियों का प्रकोप चना में, मसूर में, मूंग में होता है, तो कीट व्याधियों के प्रकोप से बचने के लिए हमारे किसान भाई कौन सा छिड़काव करें या कौन सा विधि अपनाएं, इसके बारे में जानकारी दें। दलहनी फसलों में जैसे कि मैंने कहा कि क्लोरपाइरीफॉस जैसे कीटनाशक से आप बीज का उपचार करेंगे तो आगामी काल में आपको कीट का जो प्रकोप है वो कम होगा। इसके बाद भी अगर कीट का प्रकोप आता है तो आप इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे खरपतवार होते हैं उसे रोकने के लिए आप दलहनी फसलों को लगाने से पहले ही या तो पेंडीमिथालिन जो कि एक प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है जो 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में डालकर इसका छिड़काव करेंगे तो खरपतवार नहीं आएंगे और जो हमारा दलहनी फसल है वो सुरक्षित रहेगा और आगे जाके अच्छा उपज देगा। दलहनी फसलों की जो प्रजातियां हैं, जो प्रभेद हैं, वो हमारे किसान भाई कौन सी ऐसी जो प्रजातियां हैं जो अच्छे उत्पादन का स्रोत हैं, जो बेहतर उत्पादन दे सकती हैं, उसके बारे में मैम बताया जाए।
जैसे बिहार राज्य में अभी रबी सीज़न आ रहा है तो उसमें ज़्यादातर चना या मसूर ही किसान भाई लगाते हैं। तो मसूर में एक वैरायटी है जो IPL 316 है। ये बहुत सारे कीट और रोग से रेजिस्टेंट वैरायटी है, तो इसको किसान भाई लगा सकते हैं। इसके साथ IPL 220 भी लगा सकते हैं, IPL 220। ये जो वैरायटी है ये बायो फोर्टिफाइड है, मतलब इसमें आयरन और जिंक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। इसके साथ अगर हम चना ले ले तो चना की वैरायटी जैसे ग्रेग 2299, इस वैरायटी को किसान भाई जो है वो चूज़ कर सकते हैं और अपने खेत में लगा सकते हैं। श्री प्रिया जी, अगर हम दलहनी फसलों में सिंचाई की बात करें तो फसल उगने के बाद जब पौधे अंकुरित हो जाते हैं तो कितने दिनों के अंतराल पर सिंचाई हमारे किसान भाई को करनी चाहिए? दलहनी फसलों में बहुत ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं है। एक सिंचाई आप खेत को तैयार करने से पहले जो प्री सोइंग इरिगेशन है उसको डालें, और उसके बाद अगर किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो आप फूल उगने से पहले एक सिंचाई डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जब फली डेवलप करने का टाइम हो, जो पॉट डेवलपमेंट की अवस्था है, उसमें सिंचाई अवश्य डालना चाहिए। अगर उस समय पानी की कमी होती है तो दलहनी फसलों की उत्पादन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसलिए पॉट डेवलपमेंट स्टेज में या फली आने की अवस्था में ज़रूर सिंचाई करे किसान भाई। महत्वपूर्ण जो सवाल है, और उसी सवाल में आपका जो संदेश है हमारे किसान भाइयों तक हम पहुंचाएंगे, उसको भी हम शामिल करेंगे कि दलहनी फसलों की खेती में जो हमारे किसान भाई कौन सी ऐसी सावधानियां बरतें जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। दलहनी फसलों की सावधानियों में मैं यही कहना चाहूँगी कि बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक बार बीज का उपचार कर ले तो आपको आगे आने वाले बहुत सारे मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है, जैसे कीट या कोई तरह के रोग। तो बीज का उपचार करना, और बीज के उपचार के वक्त इस बात का ध्यान रखना कि जैसे बीज का उपचार हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कार्बेंडाजिम से करें, उसके बाद हम कीटनाशक लगाएं, और उसके बाद हम राइजोबियम करें। तो देखा आपने किसान भाइयों की किस तरह हमारे विशेषज्ञ ने दलहनी फसलों की खेती के बारे में आपके पास जो उचित जानकारियां हैं वो हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाया, और इतनी अच्छी जानकारी के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हार्दिक धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। अभी आपने दलहनी फसलों की वैज्ञानिक खेती के बारे में जाना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले विषय की ओर। किसान भाइयों, नए फल बागों को लगाने का सही समय चल रहा है और अभी बहुत से किसान भाई इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन नए बागों को लगाते समय कुछ अहम पहलुओं का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे खेत की तैयारी, पौधों की देखभाल आदि। आइए अपने विशेषज्ञ जितेंद्र चंद्र चंदोल से जानते हैं नए फल बागों को लगाने के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कृषि दर्शन एक कार्यक्रम है जिसके जरिए हम आप लोगों तक लेकर आते हैं कृषि जगत से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आज की कड़ी में ऐसी ही एक जानकारी के साथ हम उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा विषय है वैज्ञानिक विधि से फलों के नए बाग लगाना। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र माझी सारण के उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र चंद्र चंडोला। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। पहला सवाल, चूँकि बागों की बात हो रही है, बाग लगाने की वैज्ञानिक विधि से, तो पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि ये बाग लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी किसान भाइयों को? जैसा कि मुझे कृषि विज्ञान केंद्र में कार्य करते हुए 4.25 वर्ष हो गए हैं, इन दौरान मैं अपने जनपद के विभिन्न बागवानी किसानों से मिला और उनके परेशानियों को जाना, तो मुझे ऐसा लगा कि जो भी हमारे किसान भाई बहन लोग हैं वो अभी तक जो भी बाग लगा रहे हैं वो पुरानी पद्धति से लगा रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट हमको देखने को मिला 2020 और 21 में, जब हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। उसकी वजह से हमारे किसान भाई और बहनों के बागों में बहुत संख्या में पेड़ गिर गए। तो मुझे तब से मैंने कोशिश करी कि मैं सभी किसानों तक पहुंचूं और उनको प्रशिक्षण दूं। डॉक्टर साहब, जैसे किसान भाई बहन अगर हमारे बाग लगाना चाह रहे हैं तो उसमें पहले, बाग लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी कैसी तैयारियां होती हैं, इसके बारे में ज़रा बताएं। बाग लगाना
से तात्पर्य है कि लगभग 30 से 40 वर्षों की हमारी भावी योजना, जैसा कि हमारा सब्जी है या फिर धान गेहूं की फसल होती है, वो 3-4 महीने की फसल होती है, उसमें हम गलती कर भी ले तो 6 महीने बाद हम सुधार सकते हैं, लेकिन बाग में ऐसा नहीं कर सकते हैं। इससे पहले जब भी हम बाग लगाएं वैज्ञानिक विधि से, हमें निम्न बिंदु पर बहुत ही अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जिस स्थान पर हम बाग लगा रहे हैं वहाँ की मृदा और जलवायु और तापमान के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, और उचित स्थान का चुनाव और वहाँ पर खेत की तैयारी कैसे करें उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और वहाँ पर उचित किस्मों एवं वृक्षों की उपलब्धता के बारे में जानकारी होना चाहिए, और गड्ढे की खुदाई करें, खुदाई कैसे करें, कितनी गहराई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, और मृदा में नमी की मात्रा को कैसे संरक्षित करें, इसके बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए। और वृक्षों का जो रोपण है वो कैसे करें, और रोपण के बाद जो हमारे जो फल वृक्षों के लिए क्या क्या सावधानियां बरतने चाहिए, उसके बारे में भी हमारे किसान भाई बहनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ क्या होता है, हमारी जो उद्यान जो फलों के जो पेड़ हैं वो 3-4 साल बाद फसल देंगे, तब तक हमें यानी उनके 3-4 साल तक हमें फसलों के जो उद्यान बागवान के बीच में हमें अन्य फसल लेने पड़ते हैं, जिसे अंतवर्ती फसल कहते हैं। उन फसलों को मैं कौन कौन से फसल उसके बीच में लगाएं और कैसे उनका उत्पादन करें, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना हमारे लिए अति आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब, जब किसान भाई बहन अगर वैज्ञानिक खेती से वैज्ञानिक तरीके से अगर बाग लगा रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उचित तरीके से और सही पौधों का चुनाव किया जाए। तो कौन कौन से फल, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कौन कौन से फल बिहार में उचित होंगे हमारे किसान भाइयों के लिए। जैसा कि बिहार की जो मिट्टी है बहुत ही अच्छी है, यानी फर्टाइल है फलों के लिए, तो मैं समझता हूँ मैक्सिमम फलों के जो बाग हैं यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। लेकिन जिनमें से मुख्य जो फलों के जो फसल हैं, जैसे आम है, अमरूद है, लीची है, केला है और पपीता है। उसके साथ साथ हम अभी करौंदा भी लगा सकते हैं, आंवला है, बेल है, ये भी लगा सकते हैं। जैसे आम की बात करें तो आम में हमारे किसान भाई बहन लोग अगर दूधिया मालदा लगाएं और सुकुल लगाएं, आम्रपाली लगाएं और हिमसागर है, ये सब वैरायटी आम में लगा सकते हैं। और लीची की बात करें तो हमारे जो किसान भाई बहन लोग जो है शाही हो गया, चाइना किस्म को लगाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। और पपीता की हम बात करें तो पपीता जैसे पूसा नन्ना है, पूसा ड्वार्फ है, और प्राइवेट कंपनी की एक सीड है रेड लेडी है, उसको भी अगर हमारे किसान लगाएं तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा हमारे किसान भाई लोग कमा सकते हैं। और जैसे हमारे अमरूद में है इलाहाबाद सफ़ेदा है, L49 है, ललित है, श्वेता है, ये सब वैरायटीज़ को हमारे किसान भाई बहन लोग अपने खेती में अपनाकर अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है जो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब किसान भाई बहन अगर पौधा खरीद रहे हैं तो बिहार में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से पौधे अच्छे मिलते हों ताकि फसल अच्छे हों? जैसा कि मैं किसानों से इंटरेक्ट किया तो उसके बाद मुझे पता लगा जो कि हमारे किसान भाई बहन लोग हैं जो पौधा खरीदते हैं मेनली लोकल नर्सरी से खरीदते हैं। जैसे उनको चाहिए दूधिया मालदा चाहिए तो हमारे जो लोकल नर्सरी वाले जो भाई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको बीजू दे देते हैं या फिर कोई दूसरी वैरायटी दे देते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया पहले, यानी क्वेश्चन पर मैं चर्चा किया कि जो फलों का जो फल आने में जो समय लगता है 3 से 4 साल कम से कम लगता है। तो तब तक यानी किसान जो भाई बहन हैं यानी फलों के पौधों का देखरेख करता है, ये सब करता है। उसके बाद अगर हमारा जो पौधा ही ख़राब निकल गया तो यानी हमारे किसान भाई बहनों का मेहनत ख़राब चला जाता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई बहनों को जो फलों के जो पौधे हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर है, वहाँ से खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर है, वहाँ पे भी फलों की नर्सरी है, वहाँ से भी आप फलों के पौधे खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही गरिमा की बात है कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुसाहरी मुजफ्फरपुर में है, वहाँ से भी हमारे किसान भाई बहन लोग फलों के पौधे खरीद। जब पौधे लगाए जाते हैं तो उनमें कीटों से सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, ये भी बताएं। कीटों से सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो हमें अच्छे संस्थान से पौधा स्वस्थ और हेल्दी पौधे खरीदने चाहिए और प्रॉपर, क्योंकि पौधे छोटे होते हैं। जैसे हम बच्चों के केयर करते हैं
वैसे पौधों के छोटे पौधों की भी ज़रूरत होती है। तो प्रॉपर नर्स यानी ऑर्चर्ड को हमको देखना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। जैसे ही हमें लगे कि इसमें कोई समय से कीट का प्रकोप हो रहा है तो संबंधित वैज्ञानिक से संबंध करके कांटेक्ट करके या सिम्टम्स दिखा के उसके जो भी ट्रीटमेंट है उसके बारे में दवा का पता करके उसका दवा का छिड़काव करने टाइमली दवा का छिड़काव करना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों बहनों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज के अंक में आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई। हमें उम्मीद है इनसे आप लाभान्वित हो पाएंगे। तो अब आपसे आज्ञा चाहेंगे, कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।